और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करते हुए आलोक शर्मा जी आप इसका जवाब दीजिएगा। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है सभी गुनहगारों को अंजाम भुगतना होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली बम धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो हाई लेवल मीटिंग की है, उसके बाद उन्होंने कहा है एक एक गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े आदेश भी दिए हैं कि इस पूरे मामले की तफ्तीश करें और जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आलोक शर्मा जी टिप्पणी इस पर, सभी गुनहगारों को अंजाम भुगतना होगा, कह रहे हैं देश के गृह मंत्री आलोक शर्मा जी। देखिए मुझे लगता है कि राजनीति न मैं करना चाहता था, लेकिन प्रदीप भंडारी जी ने कपड़ों की बात करके और गृह मंत्री की बात करके पूरी राजनीति की। जो लोग आज इस बम ब्लास्ट में मरे हैं उनके प्रति पूरी कांग्रेस पार्टी की संवेदना है। जो घायल हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों, लेकिन सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। 24 घंटे के बाद एक इतनी बड़ी घटना राजधानी में हो जाती है और सरकार एक बयान तक आके नहीं दे पाती है। इतनी कमज़ोर सरकार है कि अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज आके बयान देंगी, तो गृह मंत्री किस लिए हैं फिर? तो गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो बयान इंटेलिजेंस एजेंसीज देंगी तो। डीजीएमओ सीज फायर करा देते हैं 2 देशों का, अनाउंस ट्रंप करते हैं। पुलवामा की जांच आज तक कहाँ पहुंची किसी को नहीं पता है। पुलवामा में आरडीएक्स कौन लेकर आया किसी को नहीं पता है। पुलवामा में कौन सी गाड़ी यूज हुई आज तक किसी को नहीं पता है। एनआईए को जांच दे दी, ये ब्रेकिंग बन गई। अरे भाई 4-5 लोग 4-5 राज्यों में अगर कनेक्शन है तो स्वाभाविक है कि एनआईए ही जांच करेगी, दिल्ली पुलिस के प्रीव्यू से बाहर चला जाएगा ये। आज अमित शाह जी ने ट्वीट कर दिया है कि ऐसा होगा। अरे भाई 2 साल से मॉड्यूल चल रहा था, इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत बड़ा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। और पहले जब ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ तो कहा गया था कि अगर कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसको पाकिस्तान से युद्ध माना जाएगा। तो क्या सरकार इसको युद्ध मानने से डर रही है? क्योंकि तो मोदी जी का स्टेटमेंट है दिया हुआ, सरकार का स्टेटमेंट है। मतलब सरकार किस पेशोपेश में है कि 24 घंटे के बाद ये भी नहीं बता पा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई आतंकी संगठन अभी तक सामने नहीं आया है तो सरकार बताए किसका ऑपरेशन में किसका हाथ रहा है, किसका हाथ नहीं रहा है। दुर्भाग्य ये है कि आज भी अपोजिशन के ऊपर ही सवाल खड़े करने का काम बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर है, मानिए, और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कीजिए। जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके जवाब में बीजेपी से ले लूंगी। एमएस बिट्टा साहब अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट के हमारे साथ हैं। जीडी बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिट्टा साहब पहले आपके पास आते हुए, अब बहुत देर से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में कई चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि 14 सालों के बाद राजधानी दिल्ली में इस तरह का ब्लास्ट होता है जिसमें 12 लोगों की जान चली जाती है। क्या समझ में आ रहा है अभी तक पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद? त्रिपाठी जी, शायद पुराने इतिहास को आप भूल के 14 साल नहीं 32 साल पहले दिल्ली दहलाई गई है। मैं पुरानी तस्वीरें बता रहा हूँ। पुरानी तस्वीरें देखिए और ये आज की तस्वीरें देखिए, कोई फर्क नहीं है। कितने लोग उस वक्त शहीद हुए थे? 35 शहीद हुए मेरे साथ, और 80 के करीब जख्मी हुए। और वाजपेयी जी की कोठी गए। उन आतंकवादियों का पूछना चाहता हूं, इनकी सब निंदा करेंगे। सिंह साहब बैठे हैं, बख्शी साहब बैठे हैं, आप भी अनुभवी हैं, सारे बैठे हैं। मैं थोड़ा इस बात से हट के बात करूंगा। दिल्ली ब्लास्ट हो गया, लाल किला में ब्लास्ट हो गया, पूरी दुनिया में एक गलत संदेश गया। और पार्लियामेंट के मेरे ऊपर, पार्लियामेंट के पास 14 अपना रायसीना रोड पे ब्लास्ट हुआ। कहाँ गए आतंकवादी? 3 आतंकवादी छुड़वा के ले गए हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन। 32 साल से लड़ रहा हूँ। और वकील कौन थे? कपिल सिब्बल, हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर बना दिए गए। फांसी से बचा दिया। किसने बचाया? के तुलसी, उसको राज्यसभा दे दी। किसने बचाया? आज कौन केस लड़ रहा कोर्ट में? मुक्कल रत्तोगी। एक टाइम की पेशी कितनी? 25 लाख। ये अलग बात होगी। अपना अनुभव, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिंदा बैठा हूँ। ये क्या होगा? फांसी होगी, कोर्ट में केस लड़े जाएंगे, मजबूती से लड़े जाएंगे। क्या कसाब की तरह, अफजल की तरह रात को क्या कोर्ट खुलवाई जाएगी? किस तरीके से अफसर को फांसी, हमने किस तरीके से परिवारों के मिलकर के मेडल उठा के, क्या ये संघर्ष करना पड़ेगा? पहले एक लक्ष्मण रेखा तैयार करनी पड़ेगी। कोई एडवोकेट हो, एडवोकेट बड़ा नहीं है, बड़ी भारत माँ है, बड़ी मानवता है। क्या वो टेररिस्टों का केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कपिल सिब्बल की तरह ये फैसला होगा। मैं आपके सामने हूँ,
ये सारा जो रूप है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, सब राष्ट्रपति, सबका मैं देख चुका। हुआ क्या? फांसी से बच गए। उसके बाद कौन बचाएगा इनको? क्या वोट बैंक की राजनीति होगी? इनको सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या होगा उस वक्त? हमें आज फैसला करना है सब पॉलिटिकल पार्टियों को। बिल्कुल। ये टेररिस्ट हैं, ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। हम आने वाले वक्त पे हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे। हम कोई एडवोकेट, हम इसका केस नहीं लड़ेंगे। इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया है। ये मुद्दे की इस वक्त जरूरत है, राजनीति की जरूरत नहीं है। 32 साल से जेल रहा हूँ, क्या मिला मुझे? 3 टेररिस्ट छोड़ दे, एक अभी दिल्ली सरकार से छुड़वाने जा रहे, चारों छूट गए। और बेटा अपने घर में बैठा जो शहीद हो गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं, वो वकील ही नहीं कर सकते। मैं अगर वकील करूं 5 लाख अपने खून पसीने की कमाई, मुकर रत्तों की 25 लाख एक टाइम की पेशी, कहां से टेररिस्टों को पैसा आता है? ये बड़े सवाल हैं। मेरे सवाल सबसे बिल्कुल अलग। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और यकीनन यही पीड़ा भी होती है जब आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी इस देश की राजनीति को अलग अलग धड़ों में हम बटा हुआ देखते हैं। आतंकवादियों के साथ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और फिर उसमें भी धर्म का चश्मा लगाकर अलग अलग तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन जो चेहरे हैं एक एक करके जरा देखिए, MBBS किए हुए ये डॉक्टर हैं, ये देश के गद्दार, जरा दिखाइए उन चेहरों को। देश के गद्दार जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। और हमारे देश के भीतर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए कुछ लोग, एक जमात इनके साथ भी खड़ी हो जाएगी। जो दोषी हैं, जो गद्दार हैं, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उनको बचाने का काम भी किया जाता है। ये हमने बीते कुछ सालों में इस देश के भीतर देखा भी है।